Okay. Fraunhofer diffraction at double slit. AB and CD are two slits and Q1 and Q2 are their midpoints. AB और CD स्लिट के बीच का जो ओपेक एरिया है BC, इसको भी यहाँ पर कंसीडर किया जाता है. If AB and CD are the slits and let the width of the slits is A. The width of the slit AB is A and also the width of the slit CD is also A. And the opaque portion between the slits BC is B. And the wavelength of light coming from the source is lambda. अब कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. यहाँ आप देख रहे हैं एट एनी इंस्टेंट टी द पोजीशन ऑफ द इंसिडेंट plane wavefront near the slit is ABCD. Okay. Yes. किसी टाइम टी पर वेव फ्रंट यहाँ पर है तो वेव फ्रंट कैसा होगा, पैरेलल रेज आ रही तो वेव फ्रंट होगा हमारा प्लेन. अब जब ये स्लिट ए बी और सी डी से टकराएगा तो यहाँ पर न्यू वेव्स सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होंगी जो आगे बढ़ेंगी. जो सीधे जाएंगी वो पॉइंट एस डैश पर स्क्रीन में मिडिल में फोकस होंगी. जो थीटा एंगल से इंक्लाइंड होकर जाएंगी वो माना कि स्क्रीन पर पी पॉइंट पर फोकस होंगी. क्योंकि ये हाइगन्स थ्योरी में ही ऑलरेडी बताया गया कि जब ये ऑब्स्ट्रैक्ट होगा वेव फ्रंट तो वहां से हर पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी हर डायरेक्शन में. तो एस डैश पर फोकस कर सकती है, पी पर फोकस कर सकती है, इन बिटवीन एस डैश एंड पी, और स्क्रीन पर ऊपर नीचे कहीं भी फोकस कर सकती है. यहाँ पर आप जो देख रहे हैं सी डी और ए बी जो स्लिट की नैरोनेस है वो जो पोर्शन आपको दिख रहा है तो स्लिट एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन ऑफ द लैपटॉप यहाँ रखी होगी, ठीक है, या स्क्रीन ऑफ द मोबाइल. जो डेविएटेड वेव्स हैं वो आप देख रहे हैं कि थीटा एंगल बनाते हुए पी पॉइंट पर जा रही हैं. तो जैसा पहले हम लोग निकाला करते थे कि Q1 पॉइंट से जाने वाली वेव P पर पहुंची, Q2 से जाने वाली P पर पहुंची, दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना हुआ, जितना Q2P एक्स्ट्रा चल रही मींस Q2P माइनस Q1P विच इज Q2M. क्यों? क्योंकि मैंने Q1 पॉइंट से, Q1 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q1 पॉइंट से M पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था जो कि CD के मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन Q2P पर M पॉइंट पर मिलता है. तो Q2M एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल रही है नीचे वाली रे. तो Q2M will be the path difference produced due to the rays coming in between the rays coming from Q1 and Q2. यहाँ पर डिफरेंस आप देख सकते हैं. Q2M जो होगा इस ट्रायंगल Q1 Q2M की हेल्प से निकालेंगे. तो हम आगे चलते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको. Q1 Q इससे पहले हम लोग ये देख लें कि ये सिंगल स्लिट वाला जो आर्टिकल था उसमें हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन ड्राइव किया था ए थीटा इक्वल टू ए जीरो साइन पी बाई पी, सभी को याद होगा, जहाँ पर पी इक्वल टू पाई अपॉन लैम्डा ए साइन थीटा था और ए जीरो कांस्टेंट था यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड थी. तो हम ये मान सकते हैं कि Q1 Q2 कोहेरेंट सोर्सेस की तरह से वर्क कर रहे हैं. तो यहाँ पर दो फिनोमेना होंगे, ए बी स्लिट से डिफ्रैक्शन, सी डी स्लिट से डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन के बाद निकलने वाली जो वेव्स हैं Q1 से जाने वाली वेव, Q2 से जाने वाली डिफ्रैक्टेड वेव्स, इनके बीच इंटरफेरेंस, दोनों फिनोमेना होंगे. सिंगल स्लिट में हम सिर्फ डिफ्रैक्शन डिस्कस करते हैं, डबल स्लिट में डिफ्रैक्शन के साथ इंटरफेरेंस को भी डिस्कस करना होता है. तो Q1 Q2 M जो ट्रायंगल है यहाँ पर हम देख सकते हैं Q2M निकालना, तो Q2M इक्वल टू Q1 Q2 sin थीटा. Therefore Q2M is the delta equal to A plus B sin थीटा. ओके. कैसे? क्योंकि A यहाँ पर है, ये Q1 से B का डिस्टेंस A/2 होगा और C से Q2 का A/2 होगा, तो A/2 प्लस A/2 A हो जाएगा और BC इक्वल टू B हो जाएगा. तो Q1 से Q2 का डिस्टेंस A प्लस B हो जाएगा. और इस A प्लस B को हमने सिंपली स्मॉल e मान लिया. इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब ग्रेटिंग पढ़ेंगे, तो ग्रेटिंग एलिमेंट भी कहते हैं. तो E इक्वल टू सिंपली A और B दो टर्म्स यूज ना करके हम सिंपली E यूज करेंगे, E in place of A plus B. Therefore A plus B is the distance between the centers of the two slits. दोनों slits AB और CD के centers के बीच की distance है E. ओके.
इसके बाद अगर माना जाए कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मीन्स डेविएशन नहीं हो रहा वेव्स में, सीधे आने वाली वेव्स जो एस डैश पर फोकस करेंगी, तो उसके लिए इफ थीटा इक्वल टू 0 देन p इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू 0 देन फाई इक्वल टू 0। ओके, फाई क्या था इसको मैं यहाँ डिस्कस कर दूँ। पहले इसको देख लीजिए आप लोग कि जो मैंने यहाँ पर डेल्टा निकाला था, अगर 2 पाई/लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा ई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर मैंने उसको ये लिखा हुआ है। ठीक है, फाई इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा, 2 पाई/लैम्डा और डेल्टा इक्वल टू ई साइन थीटा। अब क्या होगा, Q1 Q2 से जाने वाली वेव्स के बीच इंटरफेरेंस होगा। डिफ्रैक्शन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वहीं से ये फॉर्मूले हम निकाल कर लाए थे। तो अब इंटरफेरेंस डिस्कस करेंगे। इंटरफेरेंस के लिए आपको मालूम है कि अध्यारोपण का सिद्धांत लगता है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ हो जाएगा ए थीटा, यहाँ से जाने वाली वेव का एम्पलीट्यूड, Q1 से Q2 से जाने वाली का एम्पलीट्यूड ए थीटा। तो ए इक्वल टू होगा पहले वाले का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला वाला दूसरा वाला इंटू कॉस ऑफ फेज डिफरेंस। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा ना, वहाँ पर पढ़ते थे ए इक्वल टू या आर के टर्म्स में आर इक्वल टू √r1² प्लस r2² प्लस 2r1r2 कॉस फाई, है ना, उसी तरह का फॉर्मूला तो इंटरफेरेंस के लिए आता है। यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, इक्वल टू ए थीटा स्क्वायर रूट 2 1 प्लस कॉस फाई। यहाँ पर कॉस फाई इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 5/2 सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है ना, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 आएगा, 2 × 2 स्क्वायर रूट के बाहर 2 आ जाएगा, 2 8 थीटा, और अंदर बचेगा स्क्वायर रूट की कॉस स्क्वायर 5/2। तो ये कॉस 5/2 आ गया। तो ए की जो वैल्यू है 2a थीटा कॉस 5/2 आ गई। ये हम सिंपली कह सकते हैं ए थीटा इक्वल टू कितना है, ए थीटा इक्वल टू हम यहाँ देख रहे हैं A0 साइन p/p है, जो डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट से निकाला था। ठीक है ना, तो देयरफॉर A इक्वल टू 2a0, ए थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 2a0 साइन p/p कॉस 5/2। अब हम इंटेंसिटी निकालेंगे, तो इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू k टाइम्स a स्क्वायर। ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, I इक्वल टू 4k, देखिए k वैसे ही रहेगा, a स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4a0 स्क्वायर साइन p/p का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 5/2. Okay, this is the value of intensity at point P due to the mixed effect of diffraction and interference. कैसे, ए और बी के साइड से जब डिफ्रैक्टेड होगी वेव, तो वो हमने माना है कि Q1 पॉइंट से आगे बढ़ रही है, और सी और डी साइड से जब डिफ्रैक्ट होगी तो Q2 पॉइंट से आगे बढ़ रही है। तो दीज आर द डिफ्रैक्टेड वेव्स coming from Q1 and Q2. When they overlap each other, then after the superposition of the waves coming from Q1 and Q2, they will interfere and form a interference pattern, as well as already there is a diffraction pattern included inside the waves coming from Q1 Q2. Therefore at P we will get the mixed effect of diffraction and interference pattern. So this is the equation which shows the interference as well as diffraction pattern. Okay, so I equal to 4k a0 square sin p/p square cos square 5/2. नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करें इफ थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा इक्वल टू 0 मीन्स सीधे जाने वाली वेव्स अनडेविएटेड। उस कंडीशन में p इक्वल टू 0 हो जाएगा। p इक्वल टू 0 कैसे होगा, p इक्वल टू होता है पाई/लैम्डा a साइन थीटा, थीटा इक्वल टू 0 साइन 0, देयरफॉर थीटा p इक्वल टू 0। ओके, और साइन p/p कैसे निकालेंगे, वही पुराना तरीका, लिमिट, क्योंकि साइन p/p हो जाएगा 0/0, जिसको हम निकाल नहीं सकते हैं, तो लिमिट p टेंडिंग टू 0 साइन p/p इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1। इसी तरह से cos 5/2 इक्वल टू हो जाएगा 1, क्योंकि 5/p इक्वल इफ p इक्वल टू 0 देन 5 इक्वल टू 0 या cos 5/2 इक्वल टू 1। पिछले वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कौन से वाले में, जो i की वैल्यू आई थी वहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, 1 मिनट, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे I इक्वल टू 4k a0 स्क्वायर में साइन p/p इक्वल टू 1 और cos 5/2 इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आ जाएगा I इक्वल टू 4k a0 स्क्वायर। ठीक है ना, I0 इक्वल, इसको हमने मान लिया इंटेंसिटी मैक्सिमम।
ठीक है, मैक्सिमम, क्योंकि cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम, sin पी बाई पी की वैल्यू मैक्सिमम इस कंडीशन में, तो देयरफॉर आई जीरो इक्वल टू 4k A0 स्क्वायर। अब पिछली वाली क्वेश्चन में 4k A0 स्क्वायर जहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर हम आई जीरो मैक्सिमम इंटेंसिटी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देयरफॉर अब हमें जनरल इक्वेशन इंटेंसिटी की मिल जाएगी आई इक्वल टू आई जीरो साइन पी बाई पी होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा ये फॉर्मूला हमारे पास जो आ रहा है इंटेंसिटी का, आई इक्वल टू आई जीरो साइन पी बाई पी कॉस स्क्वायर 5/2। इसमें दो पार्ट है, एक तो आई जीरो इज द कांस्टेंट, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी की कंडीशन होगी। साइन पी अपॉन पी, पी डिपेंड्स ऑन थीटा, इसका मतलब है साइन पी अपॉन पी एक वेरिएबल फैक्टर होगा, और कॉस फाई, फाई इज द फेज डिफरेंस वेव्स कमिंग फ्रॉम Q1 एंड Q2, तो थीटा वेरी करेगा तो फाई भी वेरी करेगा, क्योंकि ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ए थीटा स्क्वायर प्लस ए थीटा स्क्वायर प्लस 2 ए थीटा इंटू कॉस फाई, इस तरह से निकाला था ना। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब सिंगल स्लिट डिस्कस किया करते तो कॉस स्क्वायर 5/2 वाला टर्म नहीं आता था, ये नया टर्म आ रहा है। इसका मतलब ये टर्म कहाँ से आ रहा है, जो Q1 Q2 वेव्स, Q1 Q2 पॉइंट से आने वाली वेव्स के बीच इंटरफ्रेंस से आ रहा है। तो अब इस इक्वेशन के दो पार्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नंबर वन, साइन पी बाई पी होल स्क्वायर, ये वाला कौन सा पार्ट है, डिफ्रैक्शन पार्ट। आपने जब सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन पढ़ा था तो आई इक्वल टू आई जीरो साइन पी बाई पी होल स्क्वायर, यही इक्वेशन आया था। इट मीन साइन पी बाई पी होल स्क्वायर ये टर्म रिप्रेजेंट करता है स्लिट ए बी से बनने वाले डिफ्रैक्शन पैटर्न को और स्लिट सी डी से बनने वाले डिफ्रैक्शन पैटर्न को। और एक एडिशनल टर्म यहाँ पर आ रहा है डबल स्लिट में cos स्क्वायर 5/2, तो cos स्क्वायर 5/2 represents the interference between the light waves diffracted from the two slits, means light waves जो Q1 और Q2 से आ रही तो वहाँ पर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जैसा यंग्स एक्सपेरिमेंट आप लोग पढ़ते थे ना, वो वाली कंडीशंस यहाँ पर क्रिएट हो रही होंगी। तो ये एडिशनल टर्म हमारे पास cos स्क्वायर 5/2 आ रहा है। ओके, यहाँ तक मैं समझता हूँ सभी को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अब हम वन बाई वन इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट होगा स्क्रीन पर, तो डिफ्रैक्शन वाला पैटर्न प्लस इंटरफेरेंस पैटर्न दोनों का मिक्स्ड इफेक्ट जनरेट होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट वाला टर्म, साइन पी बाई पी होल स्क्वायर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट वाला टर्म। इसमें आप क्या होगा कि डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है तो मैक्सिमा बनेंगे और मिनिमा बनेंगे, और क्या होगा, सेकेंडरी मैक्सिमा बनेंगे या सब्सिडरी मैक्सिमा बनेंगे। तो आपको मालूम है प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होती है, थीटा इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि अनडेविएटेड रेज होती हैं जो मिडिल में फोकस करती हैं स्ट्रेस पॉइंट पर। इफ थीटा इक्वल टू 0, देन जो इक्वेशन था हमारा पी वाला जिसमें आ रहा था पाई अपॉन लैम्डा ए साइन थीटा इक्वल टू 0, वहां से पी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी पी इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं ए साइन थीटा इक्वल टू 0, ये कंडीशन होगी प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए। तो जहाँ जहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, थीटा इक्वल टू 0 या ए साइन थीटा इक्वल टू 0, प्रिंसिपल मैक्सिमा बनेगा, जैसा बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप सिंगल स्लिट में पढ़ा करते थे। सेकेंड, अब ये अगला पॉइंट हम यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा जो बनेगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा को ही हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, ठीक है ना, जो मिडिल में सिंगल मैक्सिमा बनता है। We get alternate minima and subsidiary maxima of successive decreasing intensities। आपको मालूम है कि प्रिंसिपल मैक्सिमा मिडिल में बनता है, उसके बाद मिनिमा बनते हैं, और मिनिमा पर इंटेंसिटी 0 हुआ करती थी। उसके बाद जो सब्सिडरी मैक्सिमा बनते थे उनकी प्रिंसिपल मैक्सिमा से इंटेंसिटी कम होती थी। प्रिंसिपल मैक्सिमा की अगर आई 0 है तो वहाँ पर फर्स्ट सब्सिडरी बनता था आई 0/22 पर, थर्ड बनता था आई 0/48, 66, इस तरह से बनते थे। तो डिक्रीजिंग इंटेंसिटी के सब्सिडरी मैक्सिमा आपको उसके बाद मिलेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिनिमा, अभी कौन सा वाला जनरेट, फर्स्ट टर्म डिस्कस कर रहे हैं। फिर एक बार वापस लौटते हैं, जो हमारी इंटेंसिटी में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म आ रहे हैं। फर्स्ट टर्म इज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन, सेकंड टर्म इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस। तो फर्स्ट टर्म डिफ्रैक्शन वाला डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हमने प्रिंसिपल मैक्सिमा डिस्कस किया और मिनिमा का डिस्कस करेंगे। तो मिनिमा कब बनेगा, जब साइन पी इक्वल टू 0, ठीक है ना। इट मीन्स पी इक्वल टू प्लस माइनस सारे कंडीशंस, पी इक्वल टू प्लस माइनस पाई पे हो सकता है, प्लस माइनस 2 पाई पे, एंड सो ऑन प्लस माइनस एम पाई पर हो सकता है। ये हम कह सकते हैं सिंपली
p की वैल्यू प्लस माइनस m पाई है, तो p इक्वल टू पाई अपॉन लैम्डा a sin थीटा, या कह सकते हैं सिंपली पाई अपॉन लैम्डा a sin थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m पाई। बिल्कुल पिछले वाले सिंगल स्लिट के आर्टिकल की तरह से है, a sin थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m लैम्डा। Therefore, a sin theta equal to m lambda will be the condition for principal maxima, and a sin theta equal to plus minus lambda will be the condition for first or all the subsidiary maxima. If m equal to 1 here, then you will get the first subsidiary maximum equal to 2. You will get the second subsidiary maxima, and these maxima will contain successive decreasing intensity in comparison to the previous one, है ना। फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड सब्सिडरी की इंटेंसिटी कम होगी, सेकंड के कंपैरिजन में थर्ड की और कम होगी, और जिस तरह से प्रिंसिपल मैक्सिमा के दोनों और हम बढ़ते चले जाएंगे, इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर m इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है, जहाँ m इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस हैं। अब इसके बाद तीसरी कंडीशन आएगी सब्सिडरी, सॉरी ये हम लोगों ने मिनिमा डिस्कस किया है यहाँ पर। ओके, सेकंड नेक्स्ट कंडीशन आएगी हमारे पास सब्सिडरी मैक्सिमा के लिए, ठीक है ना। तो आज एक्चुअली ये स्लाइड्स रेडी नहीं हो पाई थी, तो हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल के लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एक बचा हुआ पार्ट, प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गया, मिनिमा हो गया, सब्सिडरी मैक्सिमा डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट कौन सा वाला, ये इंटरफेरेंस पार्ट जनरेट जो हो रहा है, उससे कैसे मैक्सिमम मिनिमम बन रहा है, फिर दोनों का मिक्स्ड इफेक्ट क्या होगा, स्क्रीन पर आपको किस तरह से पैटर्न दिखेगा रियल में जो आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, और रियलिटी में भी जब स्क्रीन पर आप लोग लैब में देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि लैब में किस तरह से पैटर्न जनरेट होगा, ठीक है। अब आप लोग अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। हेलो मानसी, सुन पा रही हो मुझे? माइक अनम्यूट कर लो। दीक्षा और मानसी, शिवानी माइक अनम्यूट कर लो। मानसी आप सुन पा रही हो? किसी का कोई क्वेश्चन?